हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज इन्फ्लेशन का थर्ड वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। पहले दो वीडियो में मैंने आपको इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की अवधारणा, जिस अवधारणा में मैंने आपको डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, एस्क्यूफ्लेशन, इन सबों के बारे में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको उसमें बताया था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें मैंने आपको क्रिपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ग्लोपिंग, हाइपर, कोड इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया था। तो फर्स्ट दो वीडियो जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे अपलोडेड है, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन दो वीडियो के लिंक डाले गए हैं। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है इन्फ्लेशन का, जो लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है, रीजन ऑफ इन्फ्लेशन कौन कौन है, डिमांड पुल किसे कहते हैं, कॉस्ट पुश किसे कहते हैं, सेक्टरल या आप कह सकते हैं कि अदर कंट्री के इम्पैक्ट से या अदर कंट्री के इकोनॉमी इफेक्ट से जो इन्फ्लेशन आती है वो क्या होता है। फिर हम इसी में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर करने का कैसे मापते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा और कितना घटा। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करने के तीन मेथड हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरे को कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा जो है ना उसे हम कहते हैं डिफ्लेटर के बारे में भी इसमें आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, किसके ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, और फिर एक लास्ट में हम पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल कि जो व्यापार चक्र है वो इन्फ्लेशन या व्यापार चक्र में इन्फ्लेशन के रहने और या फिर डिफ्लेशन के कारण क्या परिवर्तन होता है, कैसे व्यापार चक्र हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करता है, हमारे इनकम को इफेक्ट करता है। तो इन सब जो पॉइंट्स है इसको आज हम इस थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन के ऊपर महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन का एक MCQ सीरीज आएगा, जिस सीरीज को आप जरूर देखें। ये आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो BPSC सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो, चाहे वो BPSC TRE 4 जिसमें चाहे वो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9th 10th के लिए, 11th 12th के हो, सारे एग्जाम के लिए ये सारे जो विषय की एग्जाम हो रही है इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके जो PGT का एग्जाम दे रहे हैं और जो TGT का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें उनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उनके लिए ये सबसे अधिक यूजफुल है। साथ ही साथ जितने भी स्टेट PCS हैं, चाहे वो SI का एग्जाम हो, सबके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सब की तैयारी करने वाले जो भी लोग हैं वो इस टॉपिक को जरूर देखें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है मुद्रास्फीति के कारण, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा मैं बता दूं फिर मैं इस पे आऊंगा, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इन्फ्लेशन जो है, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, इसमें मुख्य क्या होता है, वस्तु तथा सेवा का प्राइस बढ़ जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि बढ़ने के तीन कारण हो सकते हैं। पहला, इसका जो डिमांड है वो डिमांड ग्रेटर हो गया हो सप्लाई से, हो सकता है। दूसरा, किसी कारण बस जो सप्लाई है, जो वस्तु तथा सेवा का सप्लाई है, ये कम हो गया हो, चाहे वो प्रोडक्शन के कम होने से हो या कुछ प्रकोप हो गई हो, नेचुरल क्लैमिटीज हो गया हो, प्राकृतिक आपदाएं आ गई हो, हड़ताल हो गया हो, इन सब कारण से सप्लाई कम हो सकता है। और तीसरा है कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हाई हो जाता है तो इसके कारण भी वस्तु तथा सेवा का जो मूल्य वो बढ़ जाता है। ये इंटरनल कॉजेज हैं, ये एक राष्ट्र के अंदर, इकोनॉमी के अंदर के कॉजेज हैं। और चौथा जो कॉजेज है वो हम इसमें जोड़ देते हैं अदर इफेक्ट्स। क्या है अदर इफेक्ट्स? जैसे किसी अदर कंट्री के इकोनॉमी में कोई परिवर्तन होता है, उसके कारण भी उससे रिलेटेड जितनी इकोनॉमी है या उससे रिलेटेड जितनी कंट्री है, उनके इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन का प्रभाव हो जाता है। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं यूक्रेन का। रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, यूक्रेन से हम क्या लेते थे? तो यूक्रेन से हम सोयाबीन ऑयल लेते थे, और सोयाबीन तेल का उसमें प्राइस बढ़ गया क्योंकि वहां से सप्लाई स्लो डाउन हो गई थी। तो आप देखिए कि अदर कंट्री के इंपैक्ट से भी इन्फ्लेशन ग्रो करता है। तो मुख्य रूप से यहां देख लीजिए कि इन्फ्लेशन के कितने जो रीजन हो गए, 4 हो गए। एक डिमांड साइड से, दूसरा सप्लाई साइड,
तीसरा प्रोडक्शन कॉस्ट और चौथा अदर। इसलिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को 3 भाग में बांटा गया है। एक को कर दिया गया है डिमांड साइड, दूसरा को मिला करके कर दिया गया है सप्लाई साइड, और तीसरा को मिला के कर दिया है अदर। तो इन्फ्लेशन के कॉजेज को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला को हम कहते हैं मांग प्रेरित, जिसे हम इंग्लिश में डिमांड पुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड पुल, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। जिसका मुख्य कारण क्या है? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का अर्थ है कि डिमांड इज ग्रेटर देन क्या हो गया? सप्लाई हो गया, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट नॉट चेंज, प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके कारण वस्तु तथा सेवा के मांग में बढ़ोतरी के कारण जो मुद्रास्फीति आई है उसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, जैसे ही डिमांड ग्रेटर सप्लाई होगा, जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है ये प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देगी, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्राइसिस हो गई, और जो बेचने वाला बनाने वाला सब चाहता है लूटना ग्राहक को, तो वो लूटना शुरू कर देगा। तो इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब यहां पे सामने लिखा भी हुआ है कि जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान है, साधन लागत मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट एक समान है, किंतु वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। खास करके ये 2 तरीके से ये हो सकता है, एक परमानेंट भी हो सकता है, एक टेम्पोररी भी हो सकता है। परमानेंट जैसे मान लिया जाए कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, परमानेंट हो गया। जैसे नगरीकरण, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन एक्टिविटी बढ़ गई, तो ये परमानेंट हो गया। जिससे क्या होता है, जैसे शहरीकरण जब होगा ना, तो उन क्षेत्रों में मांग बढ़ जाएगी। जैसे मान लिया गांव है, गांव में क्या है, लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी काम चला लेते हैं, मिनिमम अपनी जो एक्सपेंडिचर है उससे भी अपना जीवन यापन, सुखीमय जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन वही गांव जब शहर में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां के लोगों का रिक्वायरमेंट, एक्सपेंडिचर, खर्च का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही खर्च का स्तर बढ़ेगा, वो क्या बढ़ाते हैं? वो डिमांड बढ़ाते हैं। उस लेवल में अगर सप्लाई नहीं बढ़ी, तो उसी कारण से उन क्षेत्रों में जो प्राइस है वो क्या जाता है? बढ़ जाता है। तो ये अस्थायी कारण है। अस्थायी कारण में आप लिख सकते हैं कि लोगों के आय बढ़ गया, भाई बहुत अधिक रोजगार मिली, लोगों का आय बढ़ गया, लोग ने खर्च बढ़ा दिया, लोग ने मांग बढ़ा दी। सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि हुआ, सरकार का राजकोषीय जो नीति आई, बजट आई, उसमें बहुत सारे सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए पैसा दिया गया, जिससे मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया, लोगों ने डिमांड को बढ़ा दिया। बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण दी गई, बैंक क्या किया? अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम हुआ, लोगों ने कर्ज लेना अधिक शुरू कर दिया, जिसके कारण मार्केट में नगदी तरलता, पैसे की मात्रा बढ़ गई, लोगों के द्वारा मांग बढ़ाया गया। जैसे ही मांग बढ़ी, बेचने और बनाने वाला मूल्य को बढ़ा दिया। तो कुछ इसके अस्थायी कारण भी है, कुछ इसके अस्थायी कारण भी है, और इसी को हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, और अगर पूछे कि किसके द्वारा होता है, तो ग्राहक के द्वारा। ये कौन करता है? ये करता है ग्राहक, उसी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ाने का काम ग्राहक का, कंज्यूमर का, कस्टमर का ही होता है। ये कभी भी प्रोड्यूसर साइड से होना संभव नहीं है। अगला दूसरा जो है लागत जन, जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वस्तु तथा सेवा के लागत मूल्य में बढ़ोतरी हो जाए, उसके कारण फाइनली जब वो वस्तु बन के तैयार होगा, तो उसका जो प्राइस है वो पहले से क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इस इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसके भी बहुत सारे कारण है। देख लेते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है। तो कहता है कि यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है, तो उसे लागत जन मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कहीं पे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया तो वहां पे बहुत सारी संसाधन महंगी बिकने लगी, जिसके कारण उन क्षेत्रों में वस्तु बनाना, सेवा बनाना महंगा हो गया। तो महंगा वस्तु सेवा का अगर उत्पादन होगा तो बिकेगा भी महंगा। तो ये अस्थायी कारण या प्रकृति कारण हो सकता है। जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के कारण हो सकता है फसल बर्बाद हो गई, थोड़ी फसल हुई, तो भाई जितने फसल बर्बाद हुए उनका खर्च भी तो उसी थोड़ी बचे फसल पे डाला जाएगा ना।
तो थोड़ी फसल की जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो वस्तु भी बिकेगा महंगा। तो ये हो गया प्रकृति कारण। मानव निर्मित कारण की अगर बात करें तो जैसे हड़ताल कर दिया गया, लेबर हड़ताल कर दिया। अब लेबर हड़ताल करेगा तो उतने दिन तक कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चली तो उस महीने में जितने दिन कंपनी चली थी, जितनी वस्तु बनी थी, पूरे महीने का खर्च तो उसी वस्तु पे डाला जाएगा ना। अर्थात उन जो थोड़ी दिनों में थोड़ी वस्तु का निर्माण किया गया था, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण फाइनली वो वस्तु पहले से महंगा बिकेगा। तो ये कुछ है मानवीय कारण। कुछ और भी कारण है कि जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाना, कच्चा माल का प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हो सकता है सरकार ने उसके ऊपर अधिक कर लगा दिया हो, टैक्स अधिक लग गया हो सकता है वो रॉ मटेरियल जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कैरी करके आ रहा वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अपने भाड़ा को बढ़ा दिया हो सकता है ईंधन का मूल्य बढ़ गया हो सकता है कोयला का मूल्य बढ़ गया हो। तो इन सब के कारण अंतोगत्वा यही देखा जाता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या हो जाता है, पहले से बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ती है। और ये जो सेलिंग प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है, इसी इन्फ्लेशन को हम लागत जन्य मुद्रास्फीति या इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है बेसिकली ये प्रोड्यूसर साइड की एक्टिविटी है, इसमें कंज्यूमर का कहीं से कोई लेना देना नहीं होता, या कह सकते हैं प्रोडक्शन साइड एक्टिविटी है, क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है, मूल्य में परिवर्तन हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ये प्रोडक्शन साइड से हुआ है, इसमें ग्राहक कहीं से दोषी नहीं है। तीसरा जो है वो है कहता है वैश्विक कारणों से, इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज। ग्लोबल कॉजेज मतलब अदर कंट्री, इन्फ्लेशन ड्यू टू अदर इकोनॉमी, अदर कंट्री के इकोनॉमी से जो इन्फ्लेशन आता है उसी को कहते हैं ग्लोबल कॉजेज इकोनॉमी। अर्थात कि अगर किसी एक देश में इकोनॉमी अगर महंगा हुआ, उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि भारत में इन्फ्लेशन आया, तो अगर भारत में इन्फ्लेशन आया, मुद्रास्फीति अगर आई, अर्थात भारत में सामान्य रूप से है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो गया। अब इस केस में ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है भारत में। अब इस केस में भारत क्या करेगा, अपने एक्सपोर्ट को, अपने निर्यात को घटाएगा। क्यों घटाएगा? क्योंकि भारत में खुद अपने जरूरत के वस्तु को पूरा करने में यहां के उत्पादनकर्ता सक्षम नहीं है। जैसे रामविलास पासवान जिस समय खाद्यान्न मंत्री थे, उस समय चीनी के एक्सपोर्ट को कम किया गया था, उस पर एक लिमिटेशन सेट की गई थी ताकि भारत में चीनी का प्राइस एक सीमा से ऊपर नहीं बढ़े। क्योंकि यहां के जो चीनी उत्पादक जो उत्पादनकर्ता थे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के, उनका प्रयास होता था कि वो अधिकतम चीनी को एक्सपोर्ट कर दें, जिससे क्या हो रही थी कि भारत में चीनी का मूल्य बढ़ रहा था। तो सरकार ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के एक्सपोर्ट को रिड्यूस किया। अब देखिए, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा रहा था वहां पे एक्सपोर्ट कम हो गया, अर्थात उस कंट्री में भी डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, जिसके कारण हमने अपने एक्सपोर्ट को घटाया तो अदर कंट्री में भी उस वस्तु के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे यूक्रेन के साथ वाला एग्जांपल लेते हैं, युद्ध हुआ जिसके कारण वहां से तेल आने में कमी हो गई, जिसके कारण भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन उस तेल के प्रोडक्ट में क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अर्थात अदर कंट्री के इकोनॉमी के प्रभाव से भी हमारे देश में इन्फ्लेशन का स्तर बढ़ता है। जो सामने लिखा हुआ है कि एक देश की आर्थिक क्रिया का असर अन्य देश पर पड़ता है, जैसे तेल संकट, पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि, इनके कारण भी मुद्रास्फीति होती है, या अंतर्राष्ट्रीय या कह सकते हैं कि अदर कंट्री के द्वारा जो रॉ मटेरियल भेजी जाती है, अगर उसके द्वारा रॉ मटेरियल भेजने में डिले की जाए, रॉ मटेरियल कम भेजा जाए या रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ाया जाए, तो इससे भी हमारे देश में अंतोगत्वा रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। तो ये तीन कॉज आपने पढ़ा है, पहला है डिमांड पुल, दूसरा है कॉस्ट पुश और तीसरा है ग्लोबल इंपैक्ट। नेक्स्ट, मैंने पहले बताया कि मुद्रास्फीति को हम जांचते कैसे हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वस्तु के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी, आधार वर्ष 2011-12 से वस्तु का मूल्य कितना वर्तमान में बढ़ा। इसको चेक करने के लिए भारत में 3 विधि का उपयोग किया जाता है। पहला को हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, जिसे हम हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं।
दूसरे कहते हैं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, और तीसरे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हम हिंदी में जीडीपी अपस्फीति कारक कहते हैं। ये तीन मेथड के द्वारा देश में, भारत में क्या कैलकुलेट किया जाता है? इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, जो कि बिफोर 2014 से पूर्व बेसिकली भारत में जीडीपी के कैलकुलेशन डब्ल्यूपीआई से होती थी, लेकिन 2014 के बाद भारत में जीडीपी के कैलकुलेशन डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों पे होता है। और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसे दर्शाने का कार्य करता है। तो मुख्यतः जो गणना की जाती है वो वर्तमान में दो विधि से, और ये एक विधि है जो इन दोनों विधि के बीच जो संबंध है उसको दर्शाती है। इसलिए हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति गणना के लिए तीन मेथड का यूज किया जाता है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर का। अब हम इससे पहली विधि देखते हैं, वो है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। साफ साफ इस शब्द से पता चलता है कि ये थोक बाजार में वस्तु के मूल्य में हुई बढ़ोतरी को देखती है। अब एक यहां पे एक बड़ा कंफ्यूजन वाला एक प्रश्न है कि ये थोक बाजार किसे कहते हैं, ये होलसेल मार्केट होता क्या है? तो एक चीज समझ लीजिए, जिस मार्केट में प्रोड्यूसर वस्तु को सेल करने आता है उसी मार्केट को होलसेल मार्केट कहते हैं। अर्थात जिस मार्केट में सेलर खुद प्रोड्यूसर हो, जिस मार्केट में सेलर खुद प्रोड्यूसर हो उसी को होलसेल मार्केट कहते हैं। उसके अलावा जितने भी है सब रिटेल मार्केट है, कोई होलसेल मार्केट नहीं है। तो अब याद रखिए, होलसेल मार्केट किसको कहेंगे? जिस मार्केट में प्रोड्यूसर खुद क्या बन के आता है? सेल करने, सेलर बन के आता है, उसी मार्केट को होलसेल मार्केट कहते हैं। और इस मार्केट से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जो बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप में इसका उपयोग 2015 से पूर्व किया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में हेडलाइन के रूप में सीएसओ, जब अब जो एनएसओ बन गया 2019 में, उसके द्वारा अब सीपीआई को हेडलाइन के रूप में उपयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई की जो आकलन है बेसिकली वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह किया जाता है। पहले यह प्रत्येक सप्ताह होता था, लेकिन अब वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा यह प्रत्येक माह किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह जो डेटा है डब्ल्यूपीआई का, ये पब्लिश्ड बाय कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा यह किया गया था, पर मंथ किया जाता है। पहले एवरी वीक की जाती थी, अब एवरी मंथ किया जाता है, बाई मंथली किया नहीं जाता है। मार्च 2012 में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता, याद रखिएगा डॉक्टर सौमित्र चौधरी की जो अध्यक्षता हुई थी, इनका मुख्य था, इन्होंने बेस ईयर को चेंज करने का सुझाव दिया था। तो मार्च 2012 में सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह की सलाह पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 11-12 कर दिया गया। वर्तमान में आपको पता है कि जीडीपी का भी जो बेस ईयर है 11-12 ही है, और ये बेस ईयर सौमित्र चौधरी कमेटी की जो सुझाव थी, उसी सुझाव के आधार पर 2012 में 2004-05 बेस ईयर के जगह पर 2011-12 बेस ईयर को लिया गया है। साथ ही साथ डब्ल्यूपीआई में क्या किया गया, देखिए हजारों प्रोडक्ट हैं, लेकिन सभी प्रोडक्ट के आप मूल्य को निकालना संभव नहीं है, इसीलिए कुछ सर्टेन प्रोडक्ट के मूल्य को निकाला जाता है और उसी से यह फाइंड आउट किया जाता है कि अन्य बचे प्रोडक्ट के मूल्य में कितना बढ़ोतरी और कितना कमी हुआ होगा। जिन सर्टेन प्रोडक्ट को रखा जाता है उसी को प्रोडक्ट बास्केट कहते हैं। बास्केट मतलब टोकरी, मतलब इसके अंदर इतना वस्तु रखा गया है। तो बेसिकली 2011-12 में जो सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी के सुझाव पे बेस ईयर को चेंज किया गया, उसी समय इसके डब्ल्यूपीआई के बास्केट में जो पहले 676 वस्तुओं का गणना होता था, कब? जब बेस ईयर 2004-05 था, इन 676 वस्तुओं को बढ़ा करके जब बेस ईयर 11-12 लाया गया, तो इस बास्केट में वस्तु की संख्या को बढ़ा करके 697 कर दिया गया, 697 कर दिया गया। अर्थात कुछ वस्तुओं को घटाया गया, कुछ वस्तुओं को जोड़ा गया।
तो वर्तमान में अगर पूछे कि WPI के प्रोडक्ट बास्केट में या गुड्स बास्केट में कितने गुड्स हैं, तो टोटल गुड्स की संख्या 697 है, और अभी बेस ईयर कितना है, 11-12 है। और ये बेस ईयर किस कमेटी के सुझाव पर लिया गया, तो उस कमेटी का नाम था सौमित्र चौधरी कमेटी। नेक्स्ट, अब ये जो टोटल 697 प्रोडक्ट हैं, इन 697 प्रोडक्ट को 3 डिफरेंट सेगमेंट से लिया गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक वस्तु, जो प्राइमरी गुड्स है, जो खास करके हमारे लिए प्राइमरी गुड्स है। उनमें से 117 वस्तुओं को रखा गया, 117 प्राइमरी वस्तु को रखा गया है, जिसका कुल इस सूचकांक का वेटेज कितना है, 22.62%। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह पूछेगा भी। तो WPI के बास्केट में 697 वस्तु में 117 वस्तु प्राथमिक वस्तु हैं, जिन 117 वस्तु का WPI इंडेक्स में भार कितना है, 22.62% है। दूसरा है ईंधन तथा ऊर्जा, जो फ्यूल है ना, एनर्जी है, उस ईंधन तथा ऊर्जा से 16 वस्तुओं को रखा गया है, जिनका भारांश 13.15% दिया गया है। और रेस्ट जो बचा है 564 वस्तु, वो विनिर्माण से, मैन्युफैक्चरिंग से लिया गया है, और इसका वेटेज सबसे अधिक है 64.23%। कितना है, 64.23% इसका वजन है। तो याद रखिएगा कि WPI के बास्केट में टोटल कितने वस्तु हैं, 697, जिसमें 117 वस्तु प्राथमिक वस्तु हैं, जिनका वेटेज कितना है, 22.62%। 16 वस्तु कौन है, ईंधन तथा ऊर्जा, जिनका वेटेज कितना है, 13.15%। और 564 प्रोडक्ट्स विनिर्माण उत्पाद है, जिनका भारांश कितना है, 64.23%। तो ये याद रखिए कि टोटल 697 प्रोडक्ट हैं, जिसको बांटा गया है। अब यहां पे एक बात आती है कि यार आप तो सिर्फ वस्तु कर रहे हैं, सेवा, तो होलसेल मार्केट में सेवा के लिए कोई इंडेक्स बनाया नहीं गया है, इसलिए WPI में सेवा को शामिल नहीं किया गया है। और जब हेडलाइन में CPI को लाया गया, तो उसका मुख्य कारण यह भी था कि WPI सिर्फ वस्तु के मूल्य को देखती थी, सेवा के मूल्य को देखती नहीं थी, जो कि सेवा का सप्लाई बहुत ही अधिक है। इसीलिए CPI जब लाया गया, तो उसमें वस्तु तथा सेवा, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में वस्तु तथा सेवा के मूल्य में होने वाले बढ़ोतरी को देखा जाता है। तो जब WPI का कैलकुलेशन होता है, तो उस समय सिर्फ वस्तु के मूल्य को देखा जाता है, सेवा के मूल्य को देखा नहीं जाता है। सामने लिखा है कि भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर की जाती थी, लेकिन 2014 से यह थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर किया जाता है। लेकिन RBI के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, उसका मुख्य टारगेट होता है किसको कम करना, CPI को कम करना, जो कि 2014 से पूर्व मुख्य टारगेट होता था WPI को कम करना। अब दूसरा जो मेथड है उसे हम कहते हैं CPI, जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात जो रिटेल मार्केट का, जो खुदरा बाजार का जो मूल्य बढ़ोतरी है उसे पता करता है, उसी को हम CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। अब देखिए, खुदरा बाजार जो है, जो रिटेल मार्केट है, खुदरा बाजार, ये खुदरा बाजार तो बेसिकली शहर और गांव दोनों में है, मतलब रूरल और अर्बन दोनों में है। अब आप कहेंगे भाई दोनों के एक साथ निकालिए, तो कैसे? आप सबको पता है कि रूरल क्षेत्र के लोगों का जो परचेजिंग पावर है, ये क्या है, लो है, और जो अर्बन क्षेत्र के लोग हैं, इनका परचेजिंग पावर क्या है, हाई है। अर्थात रूरल क्षेत्र में जो डिमांड होता है, डिमांड ये क्या होता है, कम होता है, और जो अर्बन क्षेत्र में डिमांड होता है, ये डिमांड हाई होता है। इसीलिए CPI में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में वस्तु तथा सेवा के मूल्य में हुई बढ़ोतरी को देखा जाता है। और यही कारण है कि CPI को बेसिकली गणना करने के लिए 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भाग में डिवाइड किया गया था? 4 भाग में डिवाइड किया गया था। लेकिन
2008 के बाद ये 3 भाग बच गया, क्योंकि 2008 में शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी की जो प्रक्रिया थी इसको बंद कर दी गई। तो वर्तमान में सीपीआई को चेक करने के लिए 3 स्तर बनाया गया है। पहला स्तर है औद्योगिक श्रमिक, जो कहां का डेटा लाता है, ये शहर का डेटा लाता है। दूसरा है कृषि मजदूर और तीसरा है ग्रामीण मजदूर, जो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र का जो रिटेल मार्केट का डेटा है वो लाता है। तो वर्तमान में सीपीआई की कैलकुलेशन में 3 स्तर पे काम की जाती है। शहरी स्तर पर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर, इंडस्ट्रियल वर्कर के परचेजिंग पावर पर, खरीदने की क्षमता पर। ग्रामीण स्तर में 2 बांट दिया गया, कृषि मजदूर तथा ग्रामीण मजदूर। ग्रामीण मजदूर मतलब जो कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं। सामने ये लिखा हुआ है कि सीपीआई की जो गणना है, बेसिकली यह काम श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसका द्वारा किया जाता है? श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति और खपत में काफी अंतर रहने के कारण एक सीपीआई रखना संभव नहीं था, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता के क्रय शक्ति कुछ और है, परचेजिंग पावर कुछ और है, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की परचेजिंग पावर कुछ और है। इसीलिए सीपीआई को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जो कि 2008 से 8 तक 4 भाग में था। 2008 के बाद ये 3 भाग में बच गया। पहला है सीपीआई औद्योगिक श्रमिक, दूसरा है सीपीआई कृषि मजदूर, तीसरा है सीपीआई ग्रामीण मजदूर। इसको हम लोग शॉर्ट में सीपीआई आईडब्ल्यू कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में सीपीआई एएल कहते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में सीपीआई आरएल कहते हैं। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है औद्योगिक श्रमिक। औद्योगिक श्रमिक का जैसे ही बात आएगा, ये कहां रहता है? ये अर्बन एरिया में रहता है। कहां रहता है? अर्बन एरिया में, क्योंकि उद्योग बेसिकली शहरी क्षेत्र में होते हैं। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट में कुल कितने वस्तु तथा सेवा हैं? 663 वस्तु तथा सेवा हैं, तथा इनका जो आधार वर्ष लिया गया 2016। अब कहेंगे आधार वर्ष क्या होता है? तो देखिए, तुलना करने के लिए हमें एक आधार लेना पड़ता है। जिस वर्ष से हम आगे के वर्षों का तुलना करते हैं उसी वर्ष को हम आधार वर्ष कहते हैं। जो आपने पढ़ा कि WPI का जो आधार वर्ष है वो वर्तमान में क्या है? 2011-12 है। उसी तरीके से औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष 2016 लिया गया है। और औद्योगिक श्रमिक अर्थात जो अर्बन क्षेत्र में जो सीपीआई फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए कुल 663 प्रकार के वस्तु तथा सेवा के मूल्य में हुई बढ़ोतरी को चेक किया जाता है। यह जो इंडस्ट्रियल वर्कर का जो डेटा है, इसका बेसिकली उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है, अर्थात सरकारी कर्मचारियों का जो खर्च वगैरह है उसको पता करने के लिए किया जाता है। और इसी के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का निर्धारण भी किया जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी उनकी महंगाई भत्ता कितना दिया जाए, उसका निर्धारण इसी आधार पर किया जाता है। इसीलिए जब पे कमीशन आता है, जैसे अभी पे कमीशन आने वाला है, तो पे कमीशन आएगा और वो जब वेतन का रिव्यू करेगा, पुनर्निरीक्षण करता है, तो वो किसको देखता है? सीपीआई आईडब्ल्यू को देखता है कि भाई इंडस्ट्रियल वर्कर इन्फ्लेशन कितना है। उसी के आधार पर वो महंगाई भत्ता का निर्धारण या महंगाई भत्ता डिसाइड करता है। याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को निर्धारित करने के लिए इन्फ्लेशन के किस पार्ट को देखा जाता है? तो बेसिकली सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को देखा जाता है। अगला दूसरा है शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। बेसिकली इसका उपयोग जो भारत में विदेशी जो एम्बेसी वगैरह है उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके वेतन के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन 2008 में इसको बंद कर दिया गया। सामने लिखा हुआ है कि शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1984-85 था, बहुत पुराना आधार वर्ष लेकर रहा था, तथा इसके बास्केट में 146 से 365 मदे मतलब वस्तु तथा सेवा शामिल थे, जिसका आकलन देश के 59 केंद्रों से किया जाता था। जो सीएसओ का 59 जगह पर ऑफिस है उससे किया जाता था। इसका इस्तेमाल भारत में संचालन कर रही विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारण में होता था।
जो विदेशी कंपनी भारत में, जो विदेशी एम्बेसी भारत में, उसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ता को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उस समय अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का उपयोग किया जाता था। साथ ही इसका इस्तेमाल आयकर अधिनियम के तहत कैपिटल गेन के निर्धारण में, जो पूंजी लाभ होता था ना, उसके निर्धारण में भी इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन 2008 में केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसको सीएसओ कहते हैं, जो 2019 में एनएसओ बन गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया है, इसने इसके प्रकाशन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अर्थात 2008 से सीएसओ ने इसका प्रकाशन बंद कर दिया। तीसरा जो है उसको कहते हैं कृषि मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर। बेसिकली एग्रीकल्चर लेबर मतलब जो कहां रहते हैं? जो गांव में रहते हैं। जो कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। इनके मिनिमम वेजेज को, न्यूनतम जो इनकी मजदूरी दर है, उसको निर्धारित करने के लिए इस इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन को चेक करने का जो मेथड है, इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली जो खेतिहर मजदूर है उसके लिए क्या आता है? उसके क्या निर्धारित करने के लिए? न्यूनतम मजदूरी दर के संशोधन के लिए क्या आता है? और इसके बास्केट में 260 प्रकार के वस्तु तथा सेवा है। कितने प्रकार के? 260 प्रकार के वस्तु तथा सेवा है। और ये सारे कहां सेल हो रहे हैं? ये सारे सेल हो रहे हैं रूरल एरिया में। कहां हो रहे हैं? रूरल एरिया में। क्यों? क्योंकि कृषि मजदूर गांव में रहता, शहर में रहता नहीं है। और ये जो कृषि मजदूर है, इसका जो ये आकलन किया जाता है किसका आधार वर्ष से? तो 1986-87 आधार वर्ष से किया जाता है। अर्थात इनकी अभी भी जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो 86-87 से ही किया जाता है। चौथा है ग्रामीण मजदूर। ग्रामीण मजदूर और कृषि मजदूर लगभग इनका आकलन का तरीका सेम है। इसके ग्रामीण मजदूर के भी जो बेस ईयर है वो है 1986-87, और इसके बास्केट में भी 260 प्रकार के वस्तु तथा सेवा को शामिल किया गया है। और ये भी जो वस्तु सेवा वो है जो बेसिकली किस एरिया में इनकी सेल होती है? इनकी सेल रूरल एरिया में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो बेसिकली सीपीआई को 4 भागों में बांटा गया: इंडस्ट्रियल वर्कर, नॉन मैनुअल वर्कर, तीसरा था एग्रीकल्चर लेबर, और चौथा है रूरल लेबर। तो ये 4 भागों में बांटा गया। इसीलिए वर्तमान में सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, जिसे यूआर कहते हैं, सीपीआई यूआर, कंबाइंड डेटा निकाला जाता है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र का। और इसी के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति जो आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उसको, इसी सब को लक्षित लेकर के वो नीति का निर्माण किया जाता है। सरकार यही चाहती है कि सीपीआई के दर जो बढ़ा है उसे तत्क्षण अविलंब कम किया जा सके। इसलिए अभी के समय में सरकार का मुख्य फोकस इन्फ्लेशन में किस पे रहता है? सीपीआई पे रहता है। वही 2014 से पहले किस पे रहता था? डब्ल्यूपीआई पे रहता था। अब यहां पे तीसरा है जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए, डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल बाय रियल। नॉमिनल हम कह सकते हैं जो करेंट प्राइस पे निर्धारित किया जाता है, और रियल जो बेस प्राइस पे निर्धारित किया जाता है। देखिए, मुद्रास्फीति को चेक करने का ही तरीका है ना कि बेस ईयर से कंपेयर करते हैं कि भाई वर्तमान में कितना मूल्य है और बेस ईयर में कितना मूल्य था। अगर इसका वैल्यू 1 आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे कि यहां पर इन्फ्लेशन डाउन गया, माइनस में गया है, मतलब डिफ्लेशन का केस हो गया है। कैसा केस हो गया है? डिफ्लेशन का केस हो गया। लेकिन वही अगर डिफ्लेटर प्लस में जा रहा है तो हम यहां पे कहेंगे कि क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को चेक करने का डिफ्लेटर भी एक मेथड है, जिसमें हम नॉमिनल बाय रियल लेते हैं। करेंट प्राइस उस वस्तु का बेस प्राइस से उसको डिवाइड करते हैं। अगर ये 1 से प्लस जाए तो इन्फ्लेशन, 1 जाए तो नो इन्फ्लेशन, और 1 से अगर नीचे जाए तो ये डिफ्लेशन का केस होता है। सामने ही लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति मापने का यह अत्यंत उपयुक्त तरीका है, 100% तरीका है। यह चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद तथा स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है। मतलब सारे वस्तुओं का
आप निकाल लीजिए वैल्यू, उसी को जीडीपी कहते हैं। तो चालू मूल्य पे जीडीपी निकालिए और आधार मूल्य पे जीडीपी निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर वैल्यू 1 आया अर्थात कोई इन्फ्लेशन नहीं, 1 तभी आएगा जब सभी बने वस्तु का वर्तमान मूल्य और आधार मूल्य 1 होगा, अर्थात नॉमिनल और रियल सेम होगा तो 1 आएगा। अगर वर्तमान में मूल्य बढ़ गया अर्थात नॉमिनल बढ़ जाएगा तो मूल्य 1 से अधिक आएगा। अगर वर्तमान में मूल्य घट गया तो नॉमिनल कम होगा, रियल अधिक होगा, तो इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, तो कहेंगे कि डिफ्लेशन हुआ, यहां पे इन्फ्लेशन नहीं है। तो इस मेथड का उपयोग भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जिसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, जो जब आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे वहां पे फिर से इसको मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 मेथड था जिसके द्वारा हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब हमें पढ़ना है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सेक्शन, किस पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक एक करके इसको देखते हैं। 7-8 हमने प्रभाव लिया है, बहुत सारे और प्रभाव हैं जो मैं आपको भरवली यहां पे बताऊंगा। पहला, स्थिर आय वर्ग पर। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का आय अगर स्टेबल है या फिक्स्ड है, मतलब इसके आय में परिवर्तन होने वाला नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा सेविंग घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम क्या है, हमारा जो इनकम है वो हमारा इनकम फिक्स है। अर्थात जो स्थिर आय वाले व्यक्ति उनका सेविंग घटता है, अर्थात इनको इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, लॉस होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, 30,000 सैलरी है, इन्फ्लेशन चाहे कई गुना बढ़ जाए, सरकार 30,000 देगा जब तक नया पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाई नहीं जाएगी। अर्थात जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक उन्हें घाटा होगा ही। तो जो अस्थायी इनकम वाले हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात इनको इस समय क्या होता है, लॉस होता है। अगला है भुगतान शेष। इसको भुगतान शेष को बेसिकली हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में बीओपी कहते हैं। बीओपी एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो हमारे कुल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अर्थात हमारे निर्यात और हमारे आयात को दिखाता है। अगर मान लिया जाए कि हमने बेचा अधिक खरीदा कम, तो इस केस में हमारा ये प्लस होगा, लेकिन वही अगर हमने बेचा कम और खरीदा अधिक तो उस केस में ये माइनस होगा। अब इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, सो देखिए, अगर इन्फ्लेशन आया, अगर क्या आया, अगर इन्फ्लेशन आया, तो इन्फ्लेशन के पीरियड में क्या होता है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है। और अगर इन्फ्लेशन के पीरियड में ऐसा होगा, अर्थात हम अपने एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, घटाते हैं, और हम अपने इंपोर्ट को बढ़ाते हैं। कहेंगे क्यों घटाएंगे एक्सपोर्ट को, तो भाई हमारे अपने देश में क्राइसिस है, हम दूसरे से कैसे बेचेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, हमारे यहाँ वस्तु खुद महंगा हो गया तो हम सस्ता में कैसे किसी को देंगे, और सस्ता में नहीं देंगे तो कोई हमसे लेगा नहीं, जिसके कारण हमारा उस समय इन्फ्लेशन के पीरियड में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाता है, वही हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वस्तु की क्राइसिस है, हमारे यहाँ वस्तु महंगा हो गया तो हम किसी अन्य देश से सस्ता वस्तु खरीद करके लाएंगे, जिसके कारण हमारा जो आयात है बढ़ जाता है, और ऐसी कंडीशन होगी तो हमारा स्थिति क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे आप देखते हैं प्याज के मूल्य में, प्याज का मूल्य जैसे ही बढ़ता है, हम लोग क्या करते हैं, चाइना से पाकिस्तान से प्याज खरीदना शुरू करते हैं। जैसे ही वो प्याज भारत में आता है, सप्लाई बढ़ती है, प्याज का प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अर्थात प्याज के मूल्य को स्टेबल करने के लिए, कम करने के लिए हमने किसको बढ़ाया, हमने अपने आयात को बढ़ाया। और अगर आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, अर्थात निर्यात मतलब हमें देना पड़ता है, हमें देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, तो हमें पैसा देना पड़ता है। और सॉरी पैसा लेते हैं, सॉरी यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। हमें जब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि हम वस्तु बेचते हैं। वही जब हम आयात करते हैं तो इस केस में हमें पैसा देना पड़ता है। तो
तो भाई पैसा लेना लाभकारी होता है, देना हानिकारक होता है। और इस समय क्या है, हम पैसा देते भुगतान अधिक करते हैं, प्राप्ति कम करते हैं, अर्थात हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में होता है। तो हम कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन पर इस समय नेगेटिव इंपैक्ट होता है। कैसा इंपैक्ट होता है? नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अगला, विदेशी विनिमय दर। देखिए, अब जैसे आपने डिमांड अधिक किया तो आपका पैसा विदेश में जाएगा, आपके पैसे की डिमांड कम हो जाएगी, अर्थात आपके पैसे का डिमांड कम हो गया तो आपके करेंसी का मूल्य घट जाएगा, और आपके करेंसी का मूल्य घटा तो विदेशी विनिमय जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। असमानता बढ़ जाएगी। कैसे? तो इन्फ्लेशन के पीरियड में प्रोड्यूसर को क्या होगा? प्रॉफिट, और कंज्यूमर को क्या होगा? लॉस। मतलब एक वर्ग को लाभ हो रहा है, एक वर्ग को हानि, अर्थात असमान वितरण यहां पर होगा। नेक्स्ट, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि 100%। जो परियोजना बना, रॉ मटेरियल का मूल्य बढ़ गया, परियोजना की लागत बढ़ गई क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया। बचत एवं निवेश कम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई हम लोग के पास क्या होता है, इस समय सेविंग कम हो जाती है। सेविंग कम होने का मुख्य कारण है क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए इस समय हमारा जो बचत है वो बचत का दर क्या होती है? कम होती है। ऋणदाता एवं ऋणी पर प्रभाव। देखिए, जो ऋण देता है उसे तो ब्याज कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पैसा का वैल्यू खत्म हो गया, अर्थात जो ऋणदाता है इसको लॉस होता है, लेकिन वही जो ऋण लेता है उसे प्रॉफिट होता है, क्योंकि इस समय उसे ब्याज देने में सहूलियत होती है क्योंकि पैसा का मूल्य घट चुका था। इसलिए याद रखिएगा कि जो लैंडर्स हैं इन्हें होता है लॉस, और जो डेब्टर है इन्हें होता है प्रॉफिट। दूसरे केस में और भी समझ लीजिए, इन्फ्लेशन तब आता है जब मार्केट में एक्सेस मनी होती है, और एक्सेस मनी होगा तो कर्ज की डिमांड कम हो जाएगी। कर्ज की डिमांड कम होगी तो अंतोगत्वा कर्ज देने वाले को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। तो जो कर्ज देगा उसे कम ब्याज मिलेगा, जो कर्ज लेगा उसे कम ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए कर्ज लेने वाला को कम ब्याज देना पड़ता है तो उसे क्या हो गया? प्रॉफिट। लेकिन कर्ज देने वाले को कम ब्याज मिलता है तो उसे क्या होता है? लॉस। आर्थिक समृद्धि गिर जाती है क्योंकि भाई इस समय अनबैलेंस हो जाता है, धीरे धीरे डिमांड कम होने लगती है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि इस समय अगर कोई भारत में निवेश करने आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन चार्जेज है वो बहुत अधिक होगा, कंस्ट्रक्शन पर एक्सपेंस अधिक हो जाएगा, जिसके कारण इस समय कोई भी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट या किसी देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। अर्थात अगर इन्फ्लेशन का रेट हाई है तो जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आना कम हो जाएगा। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिसके ऊपर इन्फ्लेशन का प्रभाव होता है। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का जो व्यापार चक्र है, बिजनेस साइकिल है, इसके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, बेसिकली बिजनेस साइकिल के 6 चरण हैं। बिजनेस साइकिल का अर्थ कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस का बेसिकली उतार चढ़ाव होता है। चढ़ाव और उतार में 2 स्टेज होता है, एकाएक ना चढ़ाव होता है ना एकाएक उतार होता है। बिजनेस अगर डाउन जाने लगा तो पहले थोड़ा सा डाउन जाएगा, इसके बाद अधिक जाएगा। चढ़ाव भी एकाएक नहीं होता है, पहले थोड़ा ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद तब यहां से क्या होगी? बूम होगी, बूम के बाद तब हम ऊपर पहुंचेंगे। अर्थात ऊपर और नीचे, ऊपर वाला जो था वो क्या हो गया? वो हो गया पिक। पिक मतलब जहां बिजनेस सबसे तेज में हो, और नीचे वाला जिसको कहते हैं गर्त। गर्त मतलब जहां बिजनेस सबसे नीचे हो। पीक एक ऐसा जगह होता है जिससे पहले होता है बूम और उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि पीक के बाद आगे की तरफ आप नीचे गिरेंगे और पीछे की तरफ आप उठ करके ऊपर आएंगे। वही सेम नीचे गर्त में होता है। गर्त से आगे होता है सुधार, और गर्त से पीछे स्थिति होती है मंदी की। तो इसीलिए टोटल बिजनेस साइकिल को 6 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है तेजी, दूसरा है सुस्ती, तीसरा है मंदी, चौथा है गर्त, पांचवा है सुधार, और छठा है उछाल। एक बार मैं फिर से इसको समझा दूं यहां पे, फिर एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। तेजी एक ऐसा जगह है, ये ऐसा कंडीशन होता है जब डिमांड सप्लाई से बहुत अधिक हो, उसको तेजी कहते हैं। और तेजी ये दिखाता है कि आने वाले समय में इस वस्तु को गर्त में जाना है। जैसे ही थोड़ा सा डिमांड कम होगा,
वो वस्तु का जो बिजनेस है वो सुस्ती में, स्लो डाउन में चला जाएगा। और स्लो डाउन में जैसे ही जाएगा, ग्राहक के द्वारा डिमांड को शिफ्ट किया जाता है, उस वस्तु के डिमांड को किसी और वस्तु पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद रिसेशन आता है। और रिसेशन जब लंबे समय तक चलेगा तो उत्पादनकर्ता वस्तु बनाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो गर्त में चला जाता है, मतलब नेगेटिव चला जाता है। और गर्त एक ऐसा जगह है जहां से मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति के द्वारा पुनः आर्थिक व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और जैसे ही प्रयास किया जाता है, धीरे धीरे ये व्यवसाय ग्रोथ करना, रिकवरी करना शुरू करती है, जिसे हम कहते हैं सुधार। और जब सुधार चरम सीमा पे हो या सुधार की प्रक्रिया में इकोनॉमी पूरा 100% एफर्ट लगा के काम कर रहा हो, तो उसी को कहते हैं उछाल। और उछाल जब चरम पे चला जाए तो उसी को कहते हैं पीक, तेजी। इसलिए व्यापार चक्र को 6 भागों में बांटा गया: तेजी, सुस्ती, मंदी, गर्त, सुधार और उछाल। ये दोनों जो है ये नेगेटिव है और ये दोनों जो है ये पॉजिटिव है। जो सामने भी लिखा हुआ है कि मंदी और उछाल, मंदी, ये मंदी हो गया, और उछाल के बीच में आर्थिक गतिविधि में उतार चढ़ाव को ही व्यापार चक्र कहा जाता है, जिसमें ऊपरी चरण को समृद्धि की अवस्था, जिसमें सुधार एवं उछाल होता है। ऊपरी चरण क्या है? समृद्धि की अवस्था। समृद्ध मतलब इस समय लाभ होता है। इसके मुख्य 2 चरण कौन कौन है? सुधार एवं उछाल। और निचली चरण जो नेगेटिव है, जिसमें 2 चरण है, सुस्ती एवं मंदी, स्लो डाउन तथा रिसेशन। तो ये जो है ये बेसिकली कैसा चरण है? ये बेसिकली सुस्ती का चरण है और ये समृद्धि का चरण है। तो समृद्धि के चरण में 2 होते हैं, सुधार और उछाल। और जो सुस्ती में होते हैं 2, सुस्ती तथा मंदी। पीक ऐसा पॉइंट है जहां से पहले उछाल है, बाद में सुस्ती है। गर्त एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे रिकवरी है और पीछे रिसेशन है। इसलिए इसको 6 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक भाग को इसमें देखेंगे, इसके एक एक भाग को देखेंगे। पहला है तेजी। तेजी जिसे हम इंग्लिश में पिक कहते हैं। पिक मतलब ये ऐसा पॉइंट जहां पर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो, अर्थात अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा हो। अर्थव्यवस्था अगर कमजोर नहीं होगा, यहां पर अर्थव्यवस्था क्या होता है? कमजोर होता है। अगर कमजोर नहीं होता तो ऐसा कंडीशन नहीं होता, सप्लाई और अधिक होता। लेकिन यहां पर इकोनॉमी जवाब देती है कि भाई अब पैसा निवेश करने को नहीं है, हमारी इतनी क्षमता उत्पादन करने का, इससे अधिक उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही ऐसा काम कीजिएगा, ग्राहक शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो सामने लिखा है कि जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि कमजोर होने लगे, अर्थात आपूर्ति मांग से अर्थात आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है, कीमतें उछाल खाने लगती है, तो उसी को पिक कहते हैं। अर्थात पिक के पीरियड में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? हाई होता है, जिसको कुछ दिन तक तो ग्राहक झेलता है। इसके बाद ग्राहक धीरे धीरे उस वस्तु का मांग करना कम करता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। दूसरा है स्लो डाउन। जब अर्थव्यवस्था में मांग घटने लगे। मांग क्यों घटा? क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? हाई है। क्यों हाई है? ड्यू टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण क्या होती है? यहां पे बहुत अधिक इन्फ्लेशन आता है, जिसके कारण ग्राहक धीरे धीरे मांग कम कर देता है। और जैसे ही कम करेगा, वो धीरे धीरे वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सुस्ती कहते हैं। इस समय मुद्रास्फीति, इस दौरान मुद्रास्फीति नीचे की ओर जाती है तथा बेरोजगारी की दर बढ़ने लगती है। और इस समय मुख्य कारण क्या है? मुद्रास्फीति स्लो डाउन होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति हाई कहां रहता है? पीक में। और पीक में जब हाई रहेगा तो कुछ समय के बाद लोग डिमांड करना छोड़ देते हैं, इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाता है, क्योंकि उस वस्तु का डिमांड होता ही नहीं है। धीरे धीरे उसकी सप्लाई अधिक रहती है, डिमांड कम रहता है, तो उसी को सुस्ती कहते हैं। तीसरा है मंदी। मंदी जिसे हम रिसेशन कहते हैं। मंदी का वो पीरियड है जिसमें मांग का अभाव हो जाता है। देखिए, सुस्ती में मांग का अभाव उतना नहीं होता है, मांग कम होता है, लेकिन मंदी में मांग का अभाव जाता है। अर्थात इस समय में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होता है, और इस समय में डिफ्लेशन का केस आ जाता है। कैसा केस आ जाता है? डिफ्लेशन का केस आ जाता है। तो कहता है कि जिसमें व्यापारियों को हानि होने लगती है और वो उत्पादन को बंद कर देता है। अर्थात इस समय
उत्पादन को बंद कर देगा, और जैसे ही उत्पादन बंद करेगा धीरे 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 बिजनेस साइकिल नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगला तीसरा है गर्त। गर्त मतलब जब सबसे नीचे पहुंच जाए, जहां के बाद सुधार ही हो सकता है, कुछ हो सकता नहीं है। तो कहता है ये वो अवस्था है जब व्यापार चक्र में विभिन्न राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के द्वारा व्यापार में गति को, गिरती गति को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है, उसी को गर्त कहते हैं। अर्थात यह जगह वैसा है जहां पर पॉलिसी का यूज किया जाता है। कौन सा पॉलिसी? तो दो पॉलिसी बेसिकली यूज होते हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है ताकि इस रिसेशन को फिर से क्या किया जाए, खत्म करके फिर से इन्फ्लेशन के दर को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इसी पॉइंट को हम गर्त कहते हैं। गर्त के बाद फिर क्या होता है, सुधार होना शुरू होता है, रिकवरी होना शुरू होता है, क्योंकि इस समय मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी अपना काम करना शुरू करता है, जिसके कारण धीरे धीरे वस्तु तथा सेवा की मांग में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। जो यहां लिखा हुआ है कि इस अवस्था में मांग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मांग बढ़ने से उत्पादन, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, जिससे निवेश के अवसर बढ़ने से रोजगार अंततः तेजी की ओर चली जाती है। तो रिकवरी में क्या होगा, धीरे धीरे इस समय इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी ग्रो करेगा, उत्पादन भी ग्रो करेगा, साथ ही साथ इस समय जो रोजगार का दर है उसमें भी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है। और जब ये जो रिकवरी का चीज है, रिकवरी का जो फेज है, चीज नहीं कह सकते, फेज कह सकते हैं, जब ये पूरी क्षमता के साथ काम करने लगता है तो उसी को उछाल बूम कहते हैं। अर्थात जब ये यहां पर आता है, ये स्पीड अधिक होती है, इसकी बढ़ने की स्पीड अधिक होती है, उसको बूम कहते हैं। और बूम एक ऐसा अवस्था है जब अर्थव्यवस्था पूर्णतः लगभग पूरी क्षमता से आर्थिक गतिविधि को तेजी प्रदान करती है, तो उसको बूम कहते हैं, जिसके कारण इस समय उच्च मांग, निम्न बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च विकास दर की अवस्था उत्पन्न होती है। इसी को बूम कहा जाता है। अर्थात ये जो बूम का पीरियड है, इस समय एम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा, इस समय इन्फ्लेशन भी हाई होगा, इस समय प्रोडक्शन भी हाई होगा, इस समय डिमांड भी हाई होगा, और इस समय जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी डेवलपमेंट, वो सब का सब हाई होता है। इसी फेज को हम बूम कहते हैं। और बूम जैसे ही थोड़े लंबे समय तक चलेगा, जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जवाब देना शुरू हो जाएगी, तो यही वो जगह आ जाएगा जिसे हम पिक कहते हैं। और पिक के बाद फिर से धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो कुल जो है बिजनेस साइकिल को कितने भाग में बांटा गया? बिजनेस साइकिल को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तेजी, सुस्ती, मंदी, गर्त, सुधार और उछाल। इसी को हम व्यापार चक्र कहते हैं, जिस व्यापार चक्र में इन्फ्लेशन का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। तो यही आपको इन्फ्लेशन के तीसरे वीडियो में आपको पढ़ना था, और यही आपके इन्फ्लेशन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वीडियो में टोटल कवर किया गया है। होप आप सबको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को फॉलो करें, हमारे इंस्टा को फॉलो करें। टेलीग्राम को फॉलो करने के लिए मुख्यतः मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल वगैरह डालते हैं। साथ में हमारे जो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, चाहे वो कमिंग टेस्ट सीरीज का इंफॉर्मेशन हो, वीडियो का इंफॉर्मेशन हो, सब मैं वहां पे शेयर करता हूं। तो आप वहां पे ज्वाइन होकर के आप हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसे आसानी से ले सकते हैं, या आप वहां तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू।